हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, आपका रजिस्ट्री एनालिसिस। तो एक चीज समझ के चलो गाइस कि अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो और आपको कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस मिलता है जो कि विंडोज बेस्ड है, तो उसमें जो मेन पार्ट होता है ना, वो रजिस्ट्री मेन होती है। बिकॉज रजिस्ट्रीज अगर आपको मिलती हैं उसके अंदर से, कि विंडोज सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रीज अवेलेबल होती हैं, रजिस्ट्रीज के अंदर आपको हर टाइप का डेटा मिलता है। हर टाइप का डेटा इन द सेंस कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो आपकी रिलेटेड टू यूएसबी हो, चाहे वो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर हो, रिलेटेड टू एप्लीकेशंस हो, रिलेटेड टू ऑपरेशंस हो, किसी भी टाइप की अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो सारी कहाँ स्टोर होती है, आपकी रजिस्ट्रीज के अंदर। तो हम करेंगे क्या, हम उन रजिस्ट्रीज को एनालिसिस करेंगे। और कई बार अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको वायरलेस एविडेंस बहुत हेल्प करता है केस को हैंडल करने में, केस को सॉल्व करने में। तो हम यहाँ पे वायरलेस वायरलेस एविडेंस को गैदर करेंगे और देखेंगे कि वायरलेस एविडेंस की हेल्प से हम किस तरीके से वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरलेस एविडेंस आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, लेट्स सी। So firstly we need to understand about the registry and then we will cover the registry of the wireless evidence. प्रति स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ दिख रही Now okay, so इसमें होता क्या है, registries हैं क्या आपकी, we can say that registry is just like a database in which of stored configuration information about the users, hardwares and a softwares on the Windows system. आपके सिस्टम, विंडोज सिस्टम के यूजर डिटेल्स, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितनी भी इंफॉर्मेशनल है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है, रजिस्ट्रीज के अंदर मिलती है। Although the registry was designed to configure the system, to do so it tracks such a huge information about the users activity. तो अगर आप इनको ट्रैक करते हो तो आपको यहाँ से काफी हद तक काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यूजर ने क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं उस चीज की। द डिवाइस कनेक्टेड टू द सिस्टम, जो भी डिवाइस कनेक्ट हुआ है सिस्टम से, व्हाट द सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड एंड व्हेन एटसेट्रा, कब यूज किया गया था और क्या यूज कब किया गया था और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया था। All of this can be useful for the forensic investigator to tracking the who, what, where and when of a forensic investigation. तो इन सारी चीजों में आपको forensic investigator को काफी हेल्प मिलती है कि वो आराम से कर सकता है फाइंड आउट क्यों, क्या, कैसे एंड वेयर, कहाँ से और कब उसने उन सारी चीजों को यूज किया था। The key is just knowing where to look for it. So अगर आपको इनको देखना है तो इनके लिए कुछ की सिस्टम्स यूज करे जाते हैं जिन्हें हाइप्स कहते हैं, एंड उन हाइप्स की हेल्प से आप इन रजिस्ट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हो। The registry of the rest, in other terms, you can say that the registry or a Windows registry is just like a database of information, settings, options, and other values for data and hardware installed on all versions of Microsoft Windows operating system. तो आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं उन सब में ही आपको क्या मिलती है, इंस्टॉल मिलती है। व्हेन अ प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड, अ न्यू सब की इज क्रिएटेड इन द registry and this registry contains setting specific to that program such as its location, versions and primary executable. तो यहाँ पे क्या है कि आपको हर एक डिटेल्स मिलती हैं सबकी की हेल्प से कि वो स्पेसिफिक सेटिंग जो उसकी हो रखी है प्रोग्राम के बारे में, उसकी लोकेशन क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसको कब एग्जीक्यूट किया गया था, कब उसको इंस्टॉल किया गया था, एवरीथिंग यू कैन गेट इट एज ए डिटेल फ्रॉम द रजिस्ट्री डेटाबेस। तो आप रजिस्ट्री डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो इसके लिए एक नोट बोला आता है कि एज ए फॉरेंसिक एनालिस्ट अगर आप काम करते हो तो रजिस्ट्री कैन बी द बेस्ट प्लेस फॉर एविडेंस ऑफ व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ समथिंग अकर्ड ऑन द सिस्टम। तो अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फॉरेंसिक एनालिस्ट की प्रोफाइल पे काम कर रहे हो या इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की प्रोफाइल पे भी काम कर रहे हो तो रजिस्ट्री, विंडोज के अंदर रजिस्ट्री इज द बेस्ट प्लेस टू गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। तो अगर आप वहां से गैदर करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स वहां से मिलेंगी। वायरलेस एविडेंस, अब बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी वायरलेस एविडेंस हमें किस तरीके से हेल्प करता है, वायरलेस एविडेंस एक्चुअल में है क्या। A type of evidence when the attacker was connected to which wireless AP, जिस वायरलेस AP से आपका जो अटैकर है कनेक्ट हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, वायरलेस एविडेंस। तो अब बात आती है कि हमें हेल्प कैसे करता है। अब सपोज करो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वाईफाई से
अगर कोई भी जना टैगर कनेक्ट हुआ है और मुझे उसका नाम पता चलता है, टाइम पता चलेगा, उसका जो एड्रेस है वो पता चलेगा, तो उसकी हेल्प से मैं वहां पे जाके उसको कनेक्ट, उसके लिस्ट में चेक कर सकता हूँ कैम टेबल्स में क्या इस टाइप का कोई भी डिवाइस उससे कनेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, या उससे किसी भी टाइप के डेटा पैकेट सेंड किए गए थे किसी और के ऊपर या नहीं किए गए थे। तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि अटैकर्स लाइक अगर हमें पता चला जैसे अटैक हुआ, हमने उसे ट्रैक करते हुए आए और मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट तक पहुंचा, राउटर्स तक पहुंचा, उस एक्सेस पॉइंट पे मैंने चेक किया कि बेसिकली ये कैम टेबल्स में ये सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इनके मैक एड्रेसेस अवेलेबल हैं, एंड उन मैक एड्रेसेस को अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो मुझे डिफरेंट सिस्टम्स मिलेंगे। डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर से आप कैसे क्लेरिफाई करोगे कि उससे कनेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रीज एनालिसिस कर सकते हैं। तो रजिस्ट्री एनालिसिस में हमें वायरलेस एविडेंस की डिटेल्स मिलेंगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये डिवाइस उस पर्टिकुलर एपी वायरलेस एपी से कनेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस केस में कॉमन रजिस्ट्रीज की कुछ लिस्ट होती है गाइस, वो क्या क्या है, जैसे कि अगर हम हाइव्स बोले तो इनसाइड द रजिस्ट्री दे आर रूट फोल्डर्स, रजिस्ट्रीज के अंदर कुछ रूट फोल्डर्स होते हैं, दीज रूट फोल्डर्स आर रिफर्ड टू एज हाइव्स। तो इन रूट फोल्डर्स को क्या बोलते हैं, हाइव्स बोला जाता है। नाउ the types of hives की अगर हम बात करें तो there are total 5 types. The first one that is H key users, the second one H key current user, H key classes root, H key current config and H key local machine. आपके अलग अलग टाइप के डिटेल्स अलग अलग कैटेगराइज करी गई हैं इन कीज के अकॉर्डिंग, जिनको हम हाइव्स बोल रहे हैं, एंड ये एच हाई जो हाइव्स कीज हैं ये अलग अलग फॉर्मेट से अलग अलग कैटेगरीज में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि एच की यूजर्स की अगर हम बात करें तो इट विल कंटेन ऑल द लोडेड यूजर फाइल्स, जितनी भी लोडेड यूजर्स रिलेटेड फाइल्स होती हैं, यूजर प्रोफाइल्स की होती हैं, वो सारी आपको कहाँ मिलेंगी, एच की यूजर्स में मिलेंगी। एच की करंट यूजर दैट इज अ प्रोफाइल ऑफ करंटली लॉग्ड ऑन यूजर, जो भी यूजर रिसेंटली लॉग्ड ऑन हुआ है उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, उसकी डिटेल्स आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो यू कैन गो थ्रू विद द एच की करंट यूजर हाइव्स। नेक्स्ट वन द एच की क्लासेस रूट, ये आपको बताता है जो क्लासेस रूट है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन यूज्ड टू ओपन फाइल्स, कौन सी कॉन्फ़िगरेशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस एप्लीकेशन के बारे में जिसने उस फाइल को ओपन किया है या किसी भी फाइल को ओपन किया है। तो ओवरऑल बात करें तो एज अ रूट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको सारी परमिशंस मिलेंगी, सारी डिटेल्स मिलेंगी, वो किसके अंदर मिलेंगी, रूट डायरेक्टरी यानी रूट हाइव्स के अंदर। नेक्स्ट वन एच की करंट कॉन्फ़िग, एच की करंट कॉन्फ़िग आपको बताता है कि हार्डवेयर प्रोफाइल ऑफ द सिस्टम एट स्टार्टअप, जिस टाइम पे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइम पे हार्डवेयर प्रोफाइल्स उसकी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सेट्स जो हैं वो स्टार्टअप पे हैं, कौन कौन से आपके एप्लीकेशन जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। ये वो ओवरऑल बात करें तो जिस समय आप अपना विंडो स्टार्ट करते हो उस टाइम पे आपकी करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी सारी डिटेल्स निकालने का काम किसका है, एच की करंट कॉन्फ़िग के अंदर। The next one that is a HE local machine. Local machine क्या बताती है? Configuration about include hardware and the software settings. आपकी कॉन्फ़िग किसी भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी देखने को मिलती है किसके अंदर, लोकल मशीन्स के अंदर, चाहे वो आपके फिर उसके अंदर ओएस की डिटेल्स ही क्यों ना हो, आपके हार्डवेयर की डिटेल्स क्यों ना हो, आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की डिटेल्स क्यों ना हो। तो ज़्यादातर जो हमें अपनी डिटेल्स मिलती हैं वो लोकल मशीन से मिलती हैं, क्योंकि लोकल मशीन ही आपकी एक ऐसी प्लेस है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग ईजिली कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है और उसके थ्रू आप पहुंचोगे। तो जैसे आप गो टू सर्च जा सकते हो और resit.exe डाल सकते हो, या फिर आप विंडोज के अंदर नॉर्मली रजिस्ट्री सर्च करोगे तो वहां से भी आपको रजिस्ट्री मिल जाती है, राइट। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू लाइक हम रजिस्ट्रीज कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल जाना है सर्च पे और वहां पे रजिस्ट्री एडिटर डालना है एंड एंटर करोगे तो आपकी रजिस्ट्रीज ओपन हो जाएंगी। सो दिस इज रजिस्ट्री एडिटर गाइस। तो आपको करना क्या है इस रजिस्ट्री एडिटर में, सिंपली आपको एक पाथ फॉलो करना है और उस पाथ को फॉलो करके आप आराम से पहुंच सकते हो अपने किस पे, एविडेंस पे, जो कि आपका फाइललेस होगा।
The wireless evidence as a forensic investigator goes to following the location of to gather for location in registry for editor to gather the information about the wireless evidence from the system. So क्या क्या है, कैसे जाना है आपको? सबसे पहले you need to go with the HKey local machine. So HKey local machine, there are total 5 hives. You can see here the HKey classes root, current user, local machine user and the current config. So हमें सबसे पहले जाना है HKey local machines के ऊपर and after that यहाँ पे कई सारे आपको अलग अलग मिलेंगी. तो हमें इनके अंदर जो डायरेक्टरी है उसमें जाना है सॉफ्टवेयर के अंदर. जब आप सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी के अंदर चले जाओगे देन उसके बाद आपको जाना है सर्च करते हुए द माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी. सो दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी. माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप आओगे तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको जाना है विंडोज एंटी डायरेक्टरी के अंदर. तो विंडोज एंटी, जस्ट लोकेट हियर, वेयर इज विंडोज एंटी. ओके, जस्ट स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन. Yep. So this is Windows NT. Just click to the current version of Windows NT and current version पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ से क्या ढूंढोगे, क्योंकि हमें वायरलेस एविडेंस फाइंड आउट करना है. सो वी नीड टू गो विद द नेटवर्क लिस्ट. सो यहाँ पे देखो नेटवर्क लिस्ट करके आपको मिलेगा. नेटवर्क लिस्ट के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल्स मिलेंगे. जस्ट क्लिक टू प्रोफाइल्स एंड उसके बाद ये रही सारी प्रोफाइल जिनके आप डिटेल्स देख सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है यहाँ पर कि आपकी जो रजिस्ट्री है, जो प्रोफाइल नेम है वो GLA है. यानी इससे मुझे पता चलता है कि ये जो सिस्टम है ये आपके GLA यूनिवर्सिटी मथुरा से कभी कनेक्ट हुआ होगा, तो इसीलिए वहां का क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे प्रोफाइल नेम मिल रहा है. प्लस इवन एन अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हो, मतलब इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हो. इवन एन यहाँ पे डेट, क्रिएशन डेट, लास्ट कनेक्टेड डेट इनटू द रजिस्ट्री बाइनरी फॉर्मेट में आपको शो कर रहा है. आप इनको डिकोड कर सकते हो एंड उसके बाद आपको यहाँ से डेट पता चल जाएगी कि ये कब यहाँ पे कनेक्ट किया गया था. कैटेगरी डायरेक्टरीज आपको दिखा रहा है, प्लस जो नेम टाइप है वो आपको शो कर रहा है यहाँ पर. तो अलग अलग डिटेल्स यू कैन सी हियर, लाइक टीपी लिंक के किसी उससे कनेक्ट हुआ होगा, किस टाइम पे हुआ था ये बता रहा है. टेक टू फ्लोर से कनेक्ट हुआ था, क्रॉस से कनेक्ट हुआ था 2G से, टेक टू फ्लोर 2 से कनेक्ट हुआ था, कोई मोबाइल डिवाइस है उससे कनेक्ट हुआ था, किसी अनदर एपी से कनेक्ट हुआ था, एंड्रॉइड एपी से कनेक्ट हुआ था, फिर उसके बाद कोई और मोबाइल डिवाइस है. वायरस एक्टिवेटेड, किसी वायरस एक्टिवेटेड से कनेक्ट हुआ था. डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ये आपको ओपन करके देगा. यू नीड टू डिकोड दिस डेट. किस तरीके से कर सकते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है नॉर्मली, यू कैन इजीली फाइंड आउट और आप वहां से क्या कर लोगे, देख पाओगे. तो हमारा काम क्या है, हमारा काम बेसिकली ये पता करना होता है कि ये किस किस से कनेक्ट हुआ था. तो यहाँ से हमें पता चल रहे हैं अलग अलग कि किस किस एपी से ज्यादातर ये क्या होता है, कनेक्ट हुआ था डिवाइस. अब जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पे एक कनेक्टेड डिवाइस है जो कि कनेक्ट हो रखा है. अब इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल रही हैं सेम उसकी, जिससे इस समय मेरा डिवाइस क्या हो रखा है, कनेक्ट हो रखा है. तो आपको अलग अलग डिटेल्स यहाँ से फाइंड आउट होगी. बस यू नीड टू वेरीफाई दीज ऑल द डिटेल्स. किस तरीके से करोगे, एक एक करके चेक करके. तो ये प्रोफाइल्स होती हैं, यू जस्ट गो थ्रू विद द प्रोफाइल्स एंड चेक ऑल द डिटेल्स फ्रॉम देयर. अदरवाइज आप और भी डिटेल्स यहाँ से गैदर कर सकते हो, जैसे कि सिग्नेचर डिटेल्स. सिग्नेचर डिटेल्स में अगर आप आओगे, मैनेज पे आओगे तो यू कैन सी द सिग्नेचर. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका इंटरनेट का जो वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, NIC कार्ड, वो salim.com के थ्रू का भी कॉन्फ़िगर किया गया होगा. ठीक है, उसका जो DNS चल रहा है वो salim.com की तरफ से है. ओके, नेक्स्ट अनमैनेज्ड में आओगे तो कुछ ऐसे राउटर्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं जो कि आपकी लाइक मॉडम्स वगैरह कभी कनेक्ट किए गए हों, कुछ उनकी डिटेल्स हों, तो वहां से आप देख सकते हो इनकी डिटेल्स, है ना. तो वो आपको डिटेल्स यहाँ से देखने को मिल जाती हैं. और आओगे सिग्नेचर्स के बाद आपको यहाँ परमिशंस में कोई नहीं है. NLA में आपको कुछ देख सकते हैं, वायरलेस डिटेल्स में. इसमें टाइम कैसे पता चलेगा किस टाइम कौन सा एपी कनेक्ट हुआ है? इसमें अगर आपको टाइम देखना है तो सबसे पहले आपको इन रजिस्ट्रीज को निकालना पड़ेगा. पहली बात तो टाइम देखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप प्रोफाइल में गए तो ये दिखा रहा है डेट क्रिएटेड कब हुआ था, ये बाइनरी फॉर्मेट में. तो आपको इसे डिकोड करना पड़ेगा बाइनरी से अपने डेसिमल फॉर्मेट में. तो इसके लिए कुछ डिकोडर्स आते हैं, मैं बता दूंगा आगे जाके कि कौन से डिकोडर्स आप यूज कर सकते हो इसके लिए. तो उन डिकोडर्स में आप इस वैल्यूज को डालोगे तो ये वहां से डिकोड करके आपको वैल्यू दे देगा कि क्या इससे कब कनेक्ट हुआ था, ये प्रोफाइल क्रिएट कब हुई थी. ओके.
नेटवर्क लिस्ट नेटवर्क कार्ड के अंदर देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि वायरलेस नेटवर्क कार्ड एक कनेक्टेड है, दूसरा आपको दिखा रहा है एंड एक और दिखा रहा है एयरटेल का ब्रांड एसी, दूसरा दिखा रहा है जीबी फैमिली कोई और एक और दिखा रहा है। तो 3 वायरलेस लाइन कनेक्टर दिखा रहा है कि आपको ये वायरलेस यहाँ से कनेक्ट किए गए थे। ओके, तो कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हो, जैसे प्रोफाइल लिस्ट है यहाँ पर, तो प्रोफाइल लिस्ट में कुछ डिटेल्स है क्या? नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, so like virtualization details, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिटेल्स हमें मिल रही है कि क्या क्या वर्चुअलाइजेशन में कनेक्ट हुआ था, और ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। ड्राइवर्स की डिटेल्स निकाल सकते हो, कंसोल डिटेल्स निकाल सकते हो, करंट वर्जन से बाहर आओ। अब जैसे कि करंट वर्जन पे देखो आए, तो ये मुझे बता रहा है कि कोड सिंगल लैंग्वेज यूज हो रही है, कौन सी ईमेल आईडी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी थी अपनी रजिस्ट्री के अंदर से, ठीक है। अब पहले मैं आपको इसके ये शेयर कर देता हूँ, देन फिर आगे मूव करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ईमेल इन्वेस्टिगेशन। तो अब ईमेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर से हमें डिटेल्स कैसे मिलती हैं। सो गाइस, एक चीज याद रखना, ईमेल इन्वेस्टिगेशन में 2 पार्ट होते हैं, एज यू नो वेरी वेल, लाइक अ पैकेट, लाइक अ हेडर पार्ट एंड बॉडी कंटेंट पार्ट। तो हम जो ईमेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो केवल हेडर एनालिसिस के थ्रू करेंगे, ठीक है, बिकॉज बॉडी कंटेंट के लिए कुछ पेड टूल्स यूज होते हैं। तो उसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल बस हेडर एनालिसिस करके देख रहे हैं कि किस तरीके से ईमेल को आप हेडर बेस पे डेटा वहां से कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ईमेल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटीज एंड द डेटा की होते क्या हैं। तो द प्राइमरी एविडेंस इन ईमेल इन्वेस्टिगेशन इज द ईमेल हेडर। अगर हम बात करें एविडेंस की जो हम कलेक्ट करते हैं ईमेल में से, वो क्या कहलाता है, ईमेल हेडर कहलाता है। द ईमेल हेडर कंटेन्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ईमेल्स। तो उसमें क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कई सारी डिटेल्स मिलती हैं ईमेल्स के अंदर। Email header analysis should start from bottom to top because the bottom most information is the information from the sender and the top most information is about the receiver। और जो टॉप मोस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, रिसीवर की होती है। तो वो किसमें मिलती है, हमें ईमेल्स के अंदर मिलती है। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ लिंक जिसका हम यूज करते हैं। तो लेट्स सी। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे ईमेल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इट इज सेइंग फर्स्टली यू नीड टू सबमिट अ फाइल। तो आपको यहाँ पे एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी ईमेल की, एंड उसके बाद ये उसको एनालाइज करेगा एंड यहाँ से डिटेल्स निकाल के देगा। तो मैं एक फाइल अपलोड करने जा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं कुछ हेडर्स निकाल लेता हूँ फाइल्स के।
So ये कह तो रहा है कि upload the file and get the list of the email address inside a large file supported 2.1 GB max। और अभी मैंने जो फाइल अपलोड करी है that is a .txt फाइल, but ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा फाइल को। So I don't know what's the issue is raised here। Okay, just use the email extractor। यहाँ पे ईमेल फाइल डालनी है, टेक्स्ट फाइल से भी कर लेगा एक्सेप्ट? txt फाइल डालनी है हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो फिलहाल तो ये शायद काम नहीं कर रहा, मे बी इनकी तरफ से कोई इश्यूज होंगे तभी ये नहीं चल रही है। 2 बार txt.txt कोई बात नहीं, हो गया। तो हम दूसरा कोई डाल के देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये तो वर्क नहीं कर रही है। तो हम दूसरे लिंक्स आगे देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चीज इसमें आती है, इस चीज को हम जैसे फाइल्स के अंदर से निकाल रहा था वैसे हम फाइल्स का ना यूज करके अब दूसरी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। हेडर को एनालाइज करके कर लेंगे। तो ईमेल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे कि आपकी ब्लैक जो सा कुछ आ रहा है स्क्रीन पे। ब्लैक सा कुछ आ रहा है मतलब पता नहीं, मेरे को यहाँ ब्लैक सा कुछ दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। जहाँ पे आपके कर्सर है ये, हाँ वहीं पे ही आ रहा है। कर्सर है, हाँ यहीं पे ही। हाँ अब नीचे अभी भी हो आ गया रहा वो। है? थोड़ा नीचे हो गया। ठीक है, कोई नहीं, नीचे रहने दो उसे। ओके, सो इसमें क्या है, ईमेल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइक ईमेल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि ईमेल फॉरेंसिक रिफर टू एनालाइजिंग द सोर्स एंड द कंटेंट ऑफ एन ईमेल एविडेंस। आपको उसका सोर्स देखना है और उसका कंटेंट देखना है, जिसकी हेल्प से आप एनालाइज कर पाओगे कि वहाँ पे क्या एविडेंस आपको मिल रहा है ईमेल में से। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ईमेल रिलेटेड क्राइम्स एंड द इंसिडेंट्स इन्वॉल्व्स वेरियस अप्रोचेस। तो इसमें आपके कई सारे अप्रोच इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका हेडर एनालिसिस हो गया, सर्वर इन्वेस्टिगेशन हो गया, नेटवर्क डिवाइस इन्वेस्टिगेशन हो गया, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड एनालिसिस हो गई। इसी तरह के 2-3 और होते हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले समझो हेडर एनालिसिस क्या है। तो हेडर एनालिसिस इज अ पार्ट इन विच द investigator is basically find out the different types of source and the destination IP addresses and the email addresses which is sent by the particular cyber criminal. So we can say that the email analysis is a primary analytical technique and in which they involve the analysis metadata in the email header. So it is evident that analyzing headers help to identify the majority of the email related crimes like email spoofing, phishing, scam, या spams या फिर and even the internal data leakage can be identified by analyzing the header। तो आप हेडर को एनालाइज करके ये सारी डिटेल्स क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सर्वर इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो दिस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग कॉपीज। तो ईमेल हेडर एनालिसिस याद रखना है, हेडर एनालिसिस की हेल्प से ही हमें डिटेल्स मिलती हैं, सर्वर की इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं, आईपी एड्रेसेस भी मिलते हैं, ठीक है।
ओके, सो सर्वर इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो दिस इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग कॉपीज ऑफ द डिलीवर्ड ईमेल एंड द सर्वर लॉग्स। तो सर्वर इंफॉर्मेशन में आप ये देख सकते हो कि वहां से कौन कौन से ईमेल भेजे गए थे, उनके लॉग्स क्या हैं। एंड इन सम ऑर्गेनाइजेशन दे डू प्रोवाइड सेपरेट ईमेल बॉक्सेस फॉर देयर एम्प्लॉयज बाय हैविंग द इंटरनल मेल सर्वर्स। In this case, investigation involves the extraction of the entire email box related to the case and the server log. तो अगर आपके पास खुद का एक सर्वर है तो आप उस पर जितने भी मेल जो पर्टिकुलर आपने ईमेल आईडी अगर बना के दी अपने एम्प्लॉय को, और वो अगर उनके तो कोई भी मेल भेजता है या रिसीव करता है तो उन सबके लॉग्स आप देख सकते हो किसके ऊपर, अपने सर्वर के ऊपर। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आपके पास सर्वर का एक्सेस होना चाहिए। इफ यू हैव एक्सेस ऑफ द सर्वर सो यू कैन इजिली एनालाइज द लॉग्स। नेक्स्ट थिंग, network device investigation. Network device investigation में in some investigation technique, the investigator requires a log maintained by the network device such as a router, firewall and the switches to investigate the source of an email message. तो यहाँ पर क्या होता है गाइस कि आपके जो लॉग्स बनते हैं किसके अंदर, आपके मॉडेम्स पे हो सकते हैं, राउटर्स पे हो सकते हैं, फायरवॉल्स अगर लगी हैं तो उस पे आपको देखने को मिल सकते हैं, स्विचेस जो होते हैं, या फिर आप ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर अगर उसके कोई भी मेल उस समय भेजा गया है तो वहां पे अगर लॉग सेव हो रहे हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। और वहां से आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क पे होने वाले नेटवर्क पे सेंड होने वाले डेटा पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हो और वहां से चेक कर सकते हो ईमेल मैसेज को। दिस इज ऑफन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वेयर द प्राइमरी एविडेंस इज नॉट प्रेजेंट when the ISP or the proxy does not maintain the log or the lacks ऑपरेशन बाय द ISP। अगर आपके पास एविडेंस यहाँ पे आप फायरवॉल पे, राउटर्स पे या स्विचेस पे नहीं कलेक्ट करते हो तो ध्यान रखना कि आपके प्रॉक्सी सर्वर्स या फिर आपके ISP जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं लॉग, तो आपको वहां पे कोई भी तरीके की ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यू नीड टू मेंटेन द प्राइमरी एविडेंस फॉर द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। Okay, the next thing that is software embedded analysis. Software embedded analysis जो आपकी होती है इसमें हम सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि some information about the sender of the email, attached file and the document may be included with the message by the email software used by the sender for composing the mails. कई बार क्या है कि जैसे कि आप कंपनीज क्या करती हैं, अपने खुद के कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि आउटलुक वगैरह अगर यूज हो रहा है या फिर आपका याहू का सेटअप यूज हो रहा है या फिर मैक का यूज हो रहा है, तो उस केस में क्या है कि आप उनको एनालाइज कर सकते हो। जब आप हेडर एनालिसिस करते हो तो उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे क्या किया गया था, सेंड किया गया था। This information may be included in the form of custom headers जो आपको custom headers के अंदर से मिलती है, और in the form of my content of the transport natural encapsulation format like TNEF format। तो आपको दो तरीके मिलती है, तो कस्टम हेडर्स के अंदर से मिल जाएगी या फिर आपको TNEF के अंदर से मिल जाएगी, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपकी इनकैप्सुलेशन प्रोसीजर काम कर रहा होता है। तो ये सॉफ्टवेयर एम्बेडेड एनालिसिस में मिलता है आपको। नेक्स्ट होती है आपकी सेंडर मेल फिंगरप्रिंट्स। तो गाइज एक चीज समझो, सेंडर मेल फिंगरप्रिंट्स आपको रिसीव, जब भी आप कोई मेल रिसीव करते हो तो उस टाइम पे आपको मिलता है एज ए एक्स मेलर या फिर आपको यूजर एजेंट के नाम से। तो द रिसीव्ड फील्ड इंक्लूड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द मेल सर्वर्स दैट हैव प्रीवियसली हैंडल्ड अ मैसेज इन रिवर्स ऑर्डर। So the X-mailer or the user agent field helps to identify the email software. तो जो भी आपने ईमेल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आप एक्समेलर यूज करते हैं या तो आप यूजर एजेंट्स यूज करते हैं। Analyzing these fields help to understand the software and the version used by the sender. तो इसके एनालाइज करके आपको मदद मिलती है किस चीज को, सॉफ्टवेयर को पता लगाने के लिए, एंड वो जो पर्टिकुलर सेंडर था वो कौन सा वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था ये भी आप पता कर सकते हो किसकी हेल्प से, सेंडर मेल फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से। नेक्स्ट होता है यूज ऑफ ईमेल ट्रैकर्स। तो अगर आप यूज ऑफ ईमेल ट्रैकर्स का यूज करते हो तो इसके सिचुएशन में क्या मिलता है आपको, इन सम सिचुएशन अटैकर्स आर यूज अ डिफरेंट टेक्निक एंड अ लोकेशन टू जनरेटिंग अ ईमेल। लाइक वो क्या कर रहे हैं, अपना जो आईपी एड्रेसेस है उनको स्पूफ करा रहे हैं या फिर हो सकता है नॉमिनिटी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ओरिजिनल मेल्स नहीं मिलेंगे, ओरिजिनल आईपी एड्रेसेस नहीं मिलेंगे। तो इन सच सिचुएशन इट इज important to find out the geographical location of the attacker
To get the exact location of the attacker, investigator often use email tracking software embedded into the body of an email. तो कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं गाइस जो कि आपके पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, किस टाइप के, ईमेल ट्रैकिंग करके आते हैं। एक ईमेल एक्समेलर करके भी सॉफ्टवेयर आता है, वो भी ईमेल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो इन्वेस्टिगेटर्स इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। व्हेन अ रेस्पोंडेंट open a message that has an email tracker attached, the investigator will be notified with the IP address and the geographical location of the recipient. तो उससे क्या होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो बंदा कहाँ पर है। So this technique is often used to identify suspect in murder or kidnapping cases where the criminal communicates via the email. तो सपोज करो कोई क्रिमिनल है जिसने कोई किडनैपिंग करी है एंड वो जो अपनी कन्वर्सेशन रखता है वो ईमेल्स के थ्रू करता है, तो उस केस में आपको ये हेल्प मिल सकती है कि आप वहां से ईमेल ट्रैकर्स की हेल्प से उसकी लोकेशन का फाइंड आउट कर सको। वोलेटाइल मेमोरी एनालिसिस। वोलेटाइल मेमोरी एनालिसिस के अंदर क्या होता है, रिसेंट रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड इन एनालाइजिंग स्पूफ्ड मेल फॉर वोलेटाइल मेमोरी। तो आपको क्या है कि जो भी अगर आप वॉलेटाइल मेमोरी चेक करते हो तो वहां से आपको कोई भी अगर स्पूफ मेल है तो उसकी डिटेल्स मिल सकती हैं। Since everything passes through the volatile memory, it is possible to extract email related evidence head analysis from the volatile memory. किस तरीके से, अपने ऑटोप्सी की हेल्प से। तो आप ऑटोप्सी की हेल्प से वहां से क्या कर सकते हो, अपनी डेटा कलेक्ट कर सकते हो और वहां से आपको पता चल जाएगा अगर कोई भी ईमेल भेजा गया है तो उसके अंदर आपको दिखता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पूरी अपनी वो करनी पड़ेगी, यानी कि पूरा उसको एनालाइज करना पड़ेगा। पूरी पहले इमेज को बनाओ, फुल इमेज बनाओ, फिर उस फुल इमेज को आप क्या करो, वहां से एडोप्सी के थ्रू हैंडल करना स्टार्ट करो। अच्छा, सेम प्रोसीजर इज बेसिकली आल्सो वर्किंग इन अ मोबाइल फॉरेंसिक्स गाइस। तो मोबाइल फॉरेंसिक्स में भी सेम ऑटोप्सी टूल ही यूज होता है, लेकिन आपको उसके लिए इमेज बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो मोबाइल फॉरेंसिक्स में भी सेम प्रोसीजर्स हैं, सेम डिटेल्स हमें मिलती हैं। लाइक जैसे हमने इसकी डिटेल्स निकाली थी अपने सिस्टम की, बस हमें वहां पे क्या करना है, इमेज बनाना पड़ेगा। तो इमेज बनाने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, उनका हम यूज करते हैं इमेज को क्रिएट करने के लिए इन द मोबाइल फॉरेंसिक्स। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज अटैचमेंट एनालिसिस। अटैचमेंट एनालिसिस कई बार क्या होता है कि कई बार वायरसेस, मोस्ट वायरसेस एंड मैलवेयर्स आर सेंड to the email attachment. Investigating attachment is a cruel in any email related investigation. Confidential information leakage in another important field of investigation. So in that scenario होता क्या है, there are the software tools available to recover email related data such as the attachment from the computer hard disk. So कुछ tools हैं ऐसे जिनका आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेटा एक्सट्रैक्शन को टूल्स हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स निकाल सकते हैं। तो ईमेल फाइल्स भी सेव्ड होती हैं, तो आप उनको भी कलेक्ट कर सकते हो, उनके फॉर्मेट्स बस आपको सेट करने हैं, वहां से आपको मिल जाते हैं। और उनको चेक करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू बियर इन द माइंड इवन इफ द फाइल पासेस द टेक्स्ट सच एज अ वायरस टोटल। तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। यू इन्वेस्टिगेटर कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट इनटू द ऑनलाइन सैंडबॉक्स सच एज अ वायरस टोटल टू चेक द वेदर द फाइल इज मेलवेयर और नॉट। तो मैंने आपको ये मेलवेयर वाली एनालिसिस बताई थी, इसमें हमने यूज किया था वायरस टोटल का। किस लिए? सैंडबॉक्स टेक्निक है। वायरस टोटल भी जो करती क्या है, आप जो भी फाइल देते हो उसे वहां पे रन करा के देखती है और बताती है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। तो वायरस टोटल इज सैंडबॉक्स टेक्निक जिसमें हम यूज कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि कोई मेलवेयर के थ्रू इफेक्टेड अटैच है कि नहीं है। अगर आप खुद से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द manual installation of the Cuckoo sandbox technique। तो Cuckoo environment install करो, send कर सकते हो, सॉरी मतलब पूरे सिस्टम malware investigation कर सकते हो। तो अगर किसी भी टाइप का malware उसके साथ अटैच्ड है, you can easily find out। Just give me a minute। Okay, so Cuckoo sandbox technique जो आपको बता रहा था मैं कि आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आपको ईमेल एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है, ठीक। मतलब अटैचमेंट कोई भी मेलवेयर अगर अटैच्ड है तो आप उसके थ्रू इजीली वहां से फाइल को Cuckoo पे डाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक।
तो बताऊंगा कैसे करना है ये टेक्निक भी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि आप ईमेल को किस तरीके से एनालाइज करोगे। तो गाइज उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो मैं कुछ लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, तो जस्ट लिंक्स को ओपन कर लेता हूँ, देन आई विल शो यू। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें एनालिसिस के लिए पार्ट आता है वो हम यूज करेंगे गूगल एडमिन टूल बॉक्स का। अच्छा, अब बात ये आती है कि आप फाइंड आउट कैसे करोगे कि आपका मेल जो है वो आपको हेडर मिलेगा कैसे, है ना। मैसेज हेडर आप फाइंड आउट कैसे करोगे। तो मैसेज हेडर को फाइंड आउट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो मैं आपको सबसे पहले गूगल का बता रहा हूँ कि आप गूगल का किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो ईमेल ऑथेंटिकेशन है क्या आपकी, समझ लो कि ईमेल ऑथेंटिकेशन इज अ टेक्निकल सॉल्यूशन टू प्रूविंग दैट एन ईमेल इज नॉट फोर्स्ड। मतलब गलत सोर्सेस से ईमेल आपका नहीं आया है, गलत तरीके से आपका ईमेल नहीं आया है। इन अदर वर्ड्स, इट प्रोवाइड अ वे टू वेरीफाई that an email comes from who it claimed to be from. So the email authentication is most often used to block harmful and fraudulent user of email such as a phishing and a spam. So in that scenario, the most commonly used email authentication standard, that is FPF, second one DKIM, and third one SPF share the sender policy framework कहलाता है। DKIM and DMARC. These standards were designed to supplement SMTP, the basic protocol used to send email, because SMTP does not itself include any authentication mechanism. उसके बाद खुद का अपना कोई भी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। दैट्स वाई क्या करता है कि आपका जो ईमेल ऑथेंटिकेशन हम जो यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, ये 3 स्टैंडर्ड्स यूज करे जाते हैं। हाउ डज ईमेल ऑथेंटिकेशन वर्क, किस तरीके से काम करता है। तो दीज दे आर द सेवरल डिफरेंट अप्रोचेस टू ईमेल ऑथेंटिकेशन, each with its own advantage and disadvantage. Although the specific technical implementation varies from the approach to approach, and in general the process works as something like that send email establish a policy that define the rules by which email from a domain can be named, can be authenticated कि किसके थ्रू आना चाहिए, किसके थ्रू नहीं आना चाहिए, उनका मेल सर्वर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। The email sender configures its mail server and other technical infrastructure to implement and publish these rules। तो उनके लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से। A mail server that receive email authentication, the message it receives by checking details about an incoming email messages against the rules defined by the domain owner। तो वो क्या क्या है उसके उन्होंने रूल सेट्स क्या बनाए हैं। and receiving mail server acts upon the result of this authentication to deliver flags or even रिजेक्ट अ मैसेज। और अगर उनको मेल सर्वर की तरफ से अगर वो रिजेक्ट हो रहे हैं रिजल्ट के तौर पे, तो उनके फ्लैग्स क्या क्या हैं, कहाँ से डिलीवर हुआ था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले email authentication standard जो हमारे पास sender policy framework, as I already told you, is a technical standard and email authentication from the spam, spoofing and the phishing attack।
So SPF allows sender to define which IP address is allowed for send mail of a particular domain. तो कैसे send होना चाहिए किससे नहीं, उसकी डिटेल्स आपको कहाँ मिलती हैं, SPF के ऊपर मिलती हैं. If you want to learn about more the SPF, there is a link जो मैंने नीचे दे रखा है. Just go through with this link and learn it about the authentication framework, that is a SPF. तो आप वहां से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो. नेक्स्ट है DKIM. DKIM डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल कहलाता है. इसके अंदर क्या होता है कि आपको जब भी आप कोई भी मेल भेजते हो तो उसको एक सिग्नेचर प्रोवाइड होता है जो कि DKIM से मिलता है. तो DKIM is a technical standard that help to protect email sender and recipient from the spam, spoofing and phishing. It is a form of email authentication that allow an organization to claim responsibility for a message in a way that can be validated by the recipient. DKIM provide an encryption key and digital signature that verify that email message was not faked or altered. तो यहाँ पे एक की मिलती है, वेरिफिकेशन इंक्रिप्शन की, जिसकी हेल्प से आपको ये पता चलता है कि ये ईमेल जो है वो फेक नहीं है, ऑल्टर्ड नहीं है. तो इसको चेक करने के लिए भी देयर इज अ लिंक जो नीचे दे रखा है, आप उसके थ्रू जाके इसको पढ़ सकते हो. DMARC domain based method authentication reporting and conformance कहलाता है, पूरा नाम है इसका. DMARC is a technical standard that helps protect email sender and the recipient from the spam, spoofing, phishing, and DMARC allow organization to publish a policy that define its mail authentication practices and provide instruction to receiving mail server for how to enforce them. So DMARC unifies the SPF and the DKIM authentication mechanism into the common framework and allow domain owners to declare how they would like email from that domain to be handled if it fails an authorization test. तो अगर आपका कोई भी SPF या DKIM की तरफ से फेल हो जाता है कोई भी ऑथेंटिकेशन, तो उसको चेक करने का काम DMARC का होता है. ठीक है, इसके लिए भी एक लिंक है, यू कैन गो थ्रू विद दिस लिंक एंड वहां से आप चेक कर सकते हो. नीचे आते हैं SPF चेकर. तो SPF चेकर क्या काम करता है गाइस, तो SPF चेकर समझ लेते हैं. तो इसके लिए SPF इंस्पेक्टर करके एक वेबसाइट है, यू जस्ट गो थ्रू विद दैट वेबसाइट एंड चेक. तो यहाँ पे बस आपको डोमेन डालना है. सपोज दैट मैं डालता हूँ, आप मेल एग्जामिनर डाउनलोड कर सकते हो. बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको परचेज करना पड़ेगा. सबमिट योर क्वेरी. आप यहाँ पे अगर इसको यूज करना चाहते हो तो यू नीड टू सबमिट. आप करना किस तरीके से, तो लिमिटेशंस ऑफ डेमो वर्जन्स में क्या क्या है. लिमिटेड एक्सेस फॉर द 30 days ओनली. सिंगल केस क्रिएशन परमिटेड. ऐड ओनली 2 फाइल्स ईच टाइप पर केस. तो कुछ लिमिटेशंस हैं. और फुल में क्या है कि आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट जो जो चाहिए इसके लिए, इसका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, आप उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो. तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए आपको वो भैया बता रहा है आपको कि किस तरीके से कर सकते हैं. तो आपको इसके लिए क्वेरी सबमिट करनी पड़ेगी. फॉर्म सबमिट करो अपना पूरा, गूगल की तरफ से मिलता है हमें. और उसके बाद रीजन बताओ, सारी चीजें, कंपनी नेम बताओ, ये वैलिडेट करेंगे और उसके बाद आपको डाउनलोड करके दे देंगे. So this is the procedure like how we can use a mail examiner. एंड द लास्ट थिंग, एक रेफरेंस लिंक दिया मैंने. अगर आपको ईमेल फॉरेंसिक्स के बारे में पढ़ना है, सो जस्ट गो टू विद दिस लिंक एंड यहाँ से आप पढ़ सकते हो. तो दिस इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ द ईमेल इन्वेस्टिगेशन गाइस. सो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हैं. सो मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ नोट्स, एंड आप प्रैक्टिस करो, करके देखो.